दोस्तों, चाइना आज किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। चाइना दुनिया की पावरफुल कंट्रीज में से एक है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 40 साल पहले चाइना गुर्बत और भूख में लिपटा हुआ था। चाइना का पॉवर्टी रेट 90% था, लेकिन अगले 30 सालों में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया। 1980 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5% था और आज चाइना 18% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल जीडीपी में। आज चाइना में पॉवर्टी रेट 1% है और चाइना आज दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे, और वो भी सिर्फ 30 सालों में। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1945 में वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम हुआ, लेकिन चाइनीज सिविल वार ने जन्म लिया। इस जंग में रिपब्लिक ऑफ चाइना की दो पार्टीज, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, आमने सामने थी। ये जंग 4 सालों तक चलती है और इसका इख्तिताम कम्युनिस्ट पार्टी की जीत से हुआ। 1 अक्टूबर 1949 को एक मुल्क ने जन्म लिया जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया गया। और माओ ज़ेडुंग, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्हें चाइना का सदर बनाया गया। माओ ने मुल्क को इकॉनमिकली बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे फैसले किए जिन्होंने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर नहीं किया, बल्कि मुल्क तबाही के धाने पर आ खड़ा हुआ। 1958 में माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की कैंपेन शुरू की। इसका मकसद मुल्क में इकॉनमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना थी। इसमें लैंड लॉर्ड्स और अमीर लोगों से ज़मीनें लेकर गरीब और किसानों में बांटना थी, लेकिन ऑनरशिप हुकूमत के पास ही रहना थी। दूसरा काम इंडस्ट्रियलाइजेशन का किया गया। इसमें बड़े स्केल पर स्टील प्लांट्स लगाना थे। दोस्तों, ये इकदाम तो अच्छा था, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला, क्योंकि जो ज़मीनें किसानों के पास थी उनकी ऑनरशिप हुकूमत के पास थी और सारा प्रॉफिट हुकूमत को ही देना था। और इसी वजह से ग्रेन प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि जो किसान उगा रहे थे वो सब देना था हुकूमत को। एक तरफ से प्रोडक्टिविटी में कमी आ गई थी और दूसरी जानिब ख़राब मौसमों ने भी चाइना को घेर लिया। माओ की मास्टर स्ट्रोक पॉलिसीज़ के चलते और ख़राब मौसम के चलते लोग भूख से मरना शुरू हो गए। 1958 और 1961 के दरमियान चाइना में सबसे बड़ा फेमाइन देखने को मिला, जिसे ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन कहा जाता है। इस फेमाइन में 30 से 40 मिलियन लोग मारे गए। माओ ने ऐसे फैसले लिए जिससे चाइना की हालत बद से बदतरीन हो गई। अब माओ को लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए और दूसरी जानिब माओ अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू की गई। इसमें स्कूल स्टूडेंट्स की एक आर्मी बनाई गई जिसे रेड गार्ड्स कहा जाता था। उनका काम उन लोगों को टारगेट करना था जो माओ के खिलाफ थे। उन लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता था और अक्सर वायलेंस भी देखने को मिलता था। पूरे मुल्क में इस रेवोल्यूशन के नाम पर डर का माहौल था। रेड गार्ड्स लोगों को इनकरेज करने लगे कि अपने नेबर्स, फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को देखें और जो भी मुल्क का गद्दार नज़र आए, मुल्क का गद्दार यानी जो माओ के खिलाफ हो, उसके बारे में रिपोर्ट करें। देखते ही देखते चीज़ें उलट होने लगी। मुल्क में अफरा तफरी फैल गई। 1968 में जाकर माओ को समझ आया कि उसकी बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ मुल्क को तोड़ने का काम कर रही हैं। उसने रेड गार्ड्स की आर्मी को ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि माओ की पॉलिसीज़ की वजह से 50 मिलियन लोग मारे गए। 1976 में माओ की भी मौत हो जाती है और अभी तक मुल्क में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई होती। दोस्तों, माओ के दौर में सारी ही गलत चीज़ें नहीं हुई, बल्कि कुछ ऐसे काम भी देखने को मिले जैसा कि एजुकेशन और वीमेंस इक्वलिटी। माओ के दौर में लिटरेसी रेट में बहुत बेहतरी आई। माओ की मौत के बाद कम्युनिस्ट पार्टी से एक नए लीडर उभर कर आते हैं जो कि थे डेंग ज़ाओपिंग। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौर में चाइना का असल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। उनका मानना था कि पिछली हुकूमतों का इकॉनमी पर टाइट कंट्रोल था और वो इकॉनमी को आज़ाद करना चाहते थे। उन्होंने अपनी इकॉनमिक पॉलिसीज़ जारी की जो कि इकॉनमिक लिबरलाइजेशन थी।
اس کے مختلف پہلو تھے۔ پہلا یہ کہ کسانوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کی فصل اگا سکتے ہیں، کیسے بزنس مینیج کرنا ہے اور کیسے پروفٹ کمانا ہے۔ دوسرا، ڈنگ نے کہا کہ کسانوں کو ایک سرٹن اماؤنٹ حکومت کو بیچنا ہوگی اور اس سے زیادہ وہ جتنا پروڈیوس کریں گے وہ کہیں پر بھی بیچ سکتے ہیں اور پروفٹ کما سکتے ہیں۔ اس سے کسانوں میں جذبہ پیدا ہوا اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھی، اور یہی پالیسی لاگو کی گئی فیکٹریز پر بھی۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ فیکٹری کو مینیج کرنے والے لوگ کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز ہوا کرتے تھے، اور اب اس کی مینجمنٹ وہاں کام کرنے والے لوگوں کو دی گئی۔ اس سے لوگ اور زیادہ محنت کرنے لگے۔ ڈنگ کے دور میں کروڑوں لوگ پاورٹی سے باہر نکلے اور گرین پروڈکشن بھی بڑھی۔ اور اب تیسرا بڑا چیلنج لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا۔ اس کے لیے 1986 میں کمپلسری ایجوکیشن کا لا لایا جاتا ہے، جس میں 9 سال تک کے ہر بچے کو مفت اور کمپلسری تعلیم دینا تھی۔ یہ قانون لا کر بات کو یہیں ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اور پیسے انویسٹ کیے گئے ایجوکیشن پر۔ ووکیشنل اور ٹیکنیکل پروگرامز لائے گئے، جن کی مدد سے لوگوں کو وہ سکلز سکھائے گئے جن کی جابز میں کافی ضرورت تھی۔ دوستو، دنیا میں جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے ایجوکیشن پر فوکس کیا اور ایجوکیشن کو ہی فرسٹ پریارٹی رکھا، جس سے وہ کامیاب ہو سکے۔ انہی سب چیزوں کی وجہ سے چائنا میں لٹریسی ریٹ میں کمال کا امپروو دیکھنے کو ملا۔ 1982 میں یہ 65 پر تھا، جبکہ 2018 میں لٹریسی ریٹ 95% کو کراس کر گیا، جبکہ پاکستان کا ٹوٹل لٹریسی ریٹ 59% ہے۔ دوستو، ایک اور سب سے بڑا فیکٹر آتا ہے، وہ ہے ہیلتھ کا۔ 2022 میں چائنا نے ہیلتھ پر اپنی جی ڈی پی کا 7% خرچ کیا، اور کام یہ کیا گیا کہ فورن کمپنیز کو انکریج کیا گیا اپنے ملک میں لانے کے لیے۔ اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیز جیسا کہ نائکی، ایپل اور وولکس ویگن نے اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ سیٹ اپ کیے چائنا میں۔ اس کے بعد ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا گیا۔ اس میں پورے شہر میں ریلوے لائنز بچھائی گئی، پبلک ٹرانسپورٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک ریسرچ کو پریارٹی دی گئی، سائنس ریسرچ سینٹر بنائے گئے اور بھاری فنڈنگ دینے لگی حکومت ان سینٹرز کو۔ دوستو، ڈنگ نے جو بھی فیصلے کیے وہ بہت سوچ سمجھ کر لیے گئے اور ان کو پریکٹیکل سر انجام بھی دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج چائنا دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی چائنا کی ٹرانسفارمیشن کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔